हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मैं विशाल कुमार आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडएक्स मैथ पर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटर क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। एक कारपेंटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी। जो कारपेंटर दो वुडन स्ट्रिप से एक रेक्टेंगल बनाना चाहता था। दो वुडन स्ट्रिप को इस तरीके से रखना चाह रहा था कि अगर उन वुडन स्ट्रिप के एंड पॉइंट को ज्वाइन करें किसी थ्रेड से तो वो क्या बन जाए, वो एक रेक्टेंगल बन जाए। हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन में पढ़ा कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड बराबर हो, ऑल एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल कहते हैं। हमने ये देखा कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमने ये भी देखा था कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वली डिवाइड। अब हम आगे के क्वेश्चन करा रहे हैं। ये चैप्टर मैंने आपकी न्यू बुक जो रिलीज हुई है, सीबीएसई ने जो नई बुक रिलीज करी है 8th क्लास के लिए, गणित प्रकाश, उसका चौथा चैप्टर है। तो देखिए, कंजक्शन, a statement about which we are highly confident but not yet sure if it is always hold true। मैंने आपको इससे पहले जो स्क्वायर वाला चैप्टर था, a स्क्वायर एंड a क्यूब, उसमें भी बताया था कि कंजक्शन क्या होते हैं। एक ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिनमें हम बोल पाते हैं, मतलब बेस अपॉन ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम ऐसा बोल पाते हैं। हम कॉन्फिडेंस होते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि अगला ये आने वाला है नंबर, यहाँ ऐसा पैटर्न चल रहा है, पर वो प्रूफ नहीं हुए होते तब तक। मतलब हम बहुत सारे पैटर्नों को एनालाइज करते हैं, उसके बाद ये डिफाइन कर पा रहे हैं, ये बता पा रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म, ये गैस कर पा रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। मैथमेटिकल गैस को कंजक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और डेफिनेशन है कंजक्शन की। अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है अबाउट विच वी आर हाईली कॉन्फिडेंट, जिस स्टेटमेंट के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बट नॉट येट श्योर इफ़ इट इज़ ऑलवेज होल्ड ट्रू। हम स्टेटमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पर हमें ये नहीं पता कि स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा या नहीं। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने प्रूफ नहीं करा मैथमेटिकली। अब देखिए, रेक्टेंगल की एक और डेफिनेशन दे रखी है आपको बुक में। अ रेक्टेंगल इज द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने भी आपको दो और तरीके से रेक्टेंगल डिफाइन करा था कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो वो रेक्टेंगल होता है, या एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके डायगोनल बराबर हो वो रेक्टेंगल होता है। इन्होंने देखिए किस तरीके से डिफाइन करा है। अ रेक्टेंगल इज द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बराबर होने चाहिए और बाइसेक्ट भी करने चाहिए एक दूसरे को। अब देखिए आपके पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन दिया है। इन अर्लियर डेफिनेशन वी स्टेट दैट अ रेक्टेंगल हैज। हमने जो पुरानी डेफिनेशन है उसमें हमने क्या देखा? जो पुरानी डेफिनेशन है उसमें हमने देखा कि अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल की, इक्वल लेंथ की होती हैं, और ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जो पहली डेफिनेशन थी रेक्टेंगल की वो यही तो थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर राइट एंगल। अब देखिए आगे कह रहा है, वुड वी बी रॉन्ग if we just define a rectangle as a quadrilateral in which all the angle are 90 degree। इसमें कह रहा है क्या ये गलत होगा अगर मैं किसी रेक्टेंगल को इस तरीके से डिफाइन करूं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हो, चारों एंगल राइट एंगल हो। मैं ये वाला पॉइंट हटा रहा हूँ, ये वाला कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो क्या फिर भी वो डेफिनेशन रेक्टेंगल को सेटिस्फाई करेगी? मतलब वो कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल बना पाएगी? तो डेफिनेशन क्या है जो हमने अर्लियर डेफिनेशन पढ़ी है उसमें अपोजिट साइड ऑफ इक्वल लेंथ होनी चाहिए कोऑर्डिनेटर की, और ऑल एंगल इक्वल टू 90 होना चाहिए। अगर ऐसा कोऑर्डिनेटर है तो वो रेक्टेंगल होगा। अब हमसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या ये कहना गलत होगा कि रेक्टेंगल एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें ऑल एंगल 90 डिग्री हो? मतलब मैं इस वाले पॉइंट की ज़रूरत को हटा रहा हूँ। तो इसका जवाब देखिए, इसका जवाब है वुड वी बी रॉन्ग इफ जस्ट डिफाइन अ रेक्टेंगल एज। तो इसका जवाब है नो। कह रहा है क्या हम रॉन्ग होंगे? वुड वी बी रॉन्ग, क्या हम गलत होंगे? इफ वी जस्ट डिफाइन अ रेक्टेंगल एज, तो हम गलत नहीं होंगे। शॉर्टर डेफिनेशन इज सफिशिएंट। शॉर्टर डेफिनेशन कौन सी है? कोऑर्डिनेटर इन विच ऑल द रेक्टेंगल आर राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो ये जो हमारी छोटी डेफिनेशन है, शॉर्टर डेफिनेशन है, ये सफिशिएंट है। तो हमसे पूछा गया था वुड वी बी रॉन्ग, क्या हम गलत होंगे इफ वी जस्ट डिफाइन अ रेक्टेंगल, अगर हम रेक्टेंगल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें ऑल एंगल 90 डिग्री हो। तो मेरा जवाब है नो, हम गलत नहीं होंगे। शॉर्टर डेफिनेशन वो सफिशिएंट है। शॉर्टर डेफिनेशन कौन सी? रेक्टेंगल इन विच ऑल द एंगल आर 90 डिग्री। अब पेज नंबर 89 पे एक और क्वेश्चन दिया है।
कह रहा है इफ़ यू थिंक डैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, अगर आपको ऐसा लग रहा है, जो शॉर्टर डेफिनेशन है कोऑर्डिनेटर इन विच ऑल द एंगल आर राइट एंगल, अगर आपको ऐसा लग रहा है इफ़ यू थिंक डैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ कोऑर्डिनेटर इन विच द एंगल आर ऑन 90 डिग्री बट अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या हमसे बोल रहा है कि अगर आपको डेफिनेशन इनकम्प्लीट लग रही है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके ऑल एंगल 90 डिग्री हो वो रेक्टेंगल होगा, ये जो डेफिनेशन है शॉर्टर डेफिनेशन, ये अगर आपको गलत लग रही है, इनकम्प्लीट लग रही है, तो आप ऐसा कोऑर्डिनेटर बना के दिखला दो, ऐसा रेक्टेंगल बना के दिखला दो, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें ऐसा रेक्टेंगल है, ऐसा कोऑर्डिनेटर बना के दिखला दो जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री हों पर वो रेक्टेंगल ना हो। देखिए, इफ़ यू थिंक दैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ कोऑर्डिनेटर, एक आपको ऐसा कोऑर्डिनेटर फिर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी है इन विच, जिसमें द एंगल आर ऑन 90, जिसमें सारे एंगल 90 हो बट द अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हम बना पाएंगे कोऑर्डिनेटर? तो आप बहुत बार रफ डायग्राम बना के देख सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे अ कोऑर्डिनेटर formation of a quadrilateral having all angles 90 degree but not rectangle is not possible तो हमसे बोल रहा था क्या ये, अगर आपको डेफिनेशन इनकम्प्लीट लग रही है तो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप कोशिश करो ये कंस्ट्रक्ट करने की जिसके सारे एंगल तो 90 डिग्री हों पर अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कितनी भी बार कोशिश करके देख लेना। अगर आप कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर बना रहे हो जिसके सारे ही एंगल 90 डिग्री हो तो उसके अपोजिट साइड भी बराबर हो ही जाएंगी, और अगर अपोजिट साइड भी बराबर हो ही जाएंगी तो दोनों बात फुलफिल हो जाएंगी। ऑल एंगल 90 डिग्री तो आपने बनाए ही थे और अपोजिट साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी, तो कोऑर्डिनेटर हो ही जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेटर हैविंग ऑल एंगल्स 90 डिग्री बट नॉट रेक्टेंगल इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इसका हम प्रूफ करने वाले हैं इसी लेक्चर में कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं बना सकते जिसके अपोजिट एंगल तो सारे ही एंगल बराबर हों पर अपोजिट साइड बराबर ना हो। हम ऐसा रेक्टेंगल क्यों नहीं बना सकते, हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए ये है वो प्रूफ, लिखा है कंसिडर अ कोऑर्डिनेटर ABCD। ये पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ABCD एक कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करा, कंसिडर करा, हाँ कंसिडर अ कोऑर्डिनेटर ABCD विद ऑल एंगल मेजरिंग 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री हैं। What can you say about the opposite side of such a coordinator? कह रहे हैं कि अभी ये जो कोऑर्डिनेटर बन गया है जिसके सारे ही एंगल 90 डिग्री हैं, आप क्या कह सकते हो इसकी अपोजिट साइड के बारे में? तो देखिए एक तरीके से हम ये प्रूफ करने वाले हैं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल यूज होगा यहाँ पर कंसेप्ट। तो मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन जॉइनिंग पॉइंट्स A to C, पॉइंट A और C को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे होंगे, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3। ये जो ये वाला एंगल है इसको मैंने एंगल 3 माना है, और इतना जो एंगल है इसको एंगल 1 माना है, और ये वाला मैंने एंगल 2 माना है। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है? अगर आप कहोगे हाँ, आपने पिछला लेक्चर देखा तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। अगर आप ये कह सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कह सकते तो देखो इसका छोटा सा प्रूफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, मैं ये दोनों जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री था। और देखिए ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये 90 है तो ये दोनों भी 90 होंगे, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक काम करिए, एंगल 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा,
90 डिग्री माइनस एंगल 2, यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू निकाल लीजिए। 90 डिग्री माइनस एंगल 2। अब देखिए एंगल 1 जिसके बराबर है एंगल 3 भी उसी के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो इसके बाद अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। एक तो मैंने ट्राइंगल ये वाला लिया है ए बी सी, एक लिया है मैंने सी डी ए। अब बताइए दोनों ट्राइंगल में क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखिए ए बी सी का एंगल बी किसके बराबर है, सी डी ए के एंगल डी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 है। एंगल 1 किसके बराबर है, ए बी सी में जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर है, इससे मान लीजिए ना 1, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और बताइए ए सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो आप मुझे बताइए एक ट्राइंगल की 3 चीज़ दूसरे ट्राइंगल की 3 चीज़ के बराबर हो गई, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ढक देंगे। तो हम देखते हैं कौन सा रूल लग रहा है। देखिए दो एंगल लगातार, उसके बाद साइड, मतलब एंगल साइड। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी डी ए के बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर एक ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर हो तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं कंप्लीटली, उन्हें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। अब सीपीसीटी से मैं क्या कह सकता हूँ, सीपीसीटी से बताइए ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया सी डी के। ए बी बराबर सी डी, देखिए सेम पैटर्न, यहाँ पर भी पहले वाले दो लिए, यहाँ पर भी पहले वाले दो लिए। अब बताइए बी सी किसके बराबर हो गया, बी सी किसके बराबर हो गया, लास्ट वाले दो डी ए के। देखिए ए बी बराबर आया सी डी, ए बी बराबर आया सी डी, और बी सी किसके बराबर आया, बी सी बराबर आया डी ए। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अब इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइंड फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्योंकि देखिए ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी अपोजिट है, बी सी डी ए के बराबर है और बी सी डी ए अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बस हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, जो कि इसमें दिया था ऑल एंगल आर 90 डिग्री, अगर किसी कोऑर्डिनेटर के सारे ही एंगल 90 डिग्री हैं तो उसके अपोजिट साइड बराबर होगी। हम सीपीसीटी से ऐसा कर सकते हैं। और अगर अपोजिट साइड बराबर होगी तो देखिए दो चीज़ फुलफिल हो गई, पहली कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल लाइन, दूसरा ऑल एंगल आर 90, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। इसका मतलब ए बी सी डी इज आर रेक्टेंगल। तो हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल 90 डिग्री हों तो वो कोऑर्डिनेटर रेक्टेंगल ही होता है, क्योंकि अगर किसी कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल 90 डिग्री होंगे तो उसके अपोजिट साइड भी बराबर होगी, हमने अभी भी प्रूफ करा। और अगर किसी कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल 90 डिग्री अपोजिट साइड भी बराबर है तो ऐसे ही कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल कहते हैं। तो यहाँ पर जो बात लिखी थी आप ऐसा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री हो पर अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। ये इम्पॉसिबल है, नहीं तो प्रैक्टिकल और ना थ्योरेटिकल। एक आप आगे चल के पढ़ोगे कि जितना भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, वो यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री में ऐसा हो सकता है, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ऐसा हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और ये बात मैंने प्रूव भी करी थी इससे पहले लेक्चर में। पर मान लो हमारे पास 2D नहीं है, 3D है, हमारे पास कोई 3D शेप है, अर्थ टाइप समझ लीजिए, अर्थ टाइप को 3D शेप। अब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट है अर्थ पर, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये बाहर वाले सरफेस पे है, तो मैं ऐसे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ
अब ट्राइंगल जो बनेगा वो तो कर्व साइड जाएंगी, तो यही दोनों 90 हो गए अपने आप में, ये कुछ ना कुछ तो बचा हुआ होगा ना। आप एक ग्लोब देखिए, आपके घर में अगर ग्लोब रखा हो, उस ग्लोब पे दो लाइनें सीधी ड्रॉ करिए, वो लाइनें 90 डिग्री पे, जो हमारा ये जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है हमारी अर्थ का, इस इक्वेटर से आप दो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से भी बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब क्योंकि अर्थ कर्व हो रही है, अर्थ ऊपर जाके एक पॉइंट पे, अर्थ जितनी भी ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूडनल्स हैं, ये सारी की सारी एक पॉइंट पे मिलनी है, तो आप देखोगे आगे चल के पोल पर मिल जाएंगी, तो एक ट्राइंगल सा बना हुआ दिखेगा आपको, कर्व ट्राइंगल, जैसे अर्थ के स्ट्रक्चर पे ट्राइंगल बना हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 + 90 180, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल का सम हो गई। तो ये जो हम सारी बातें पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेटर के ऑल इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, एक ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ही लागू होता है। अगर मैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री से बाहर जाऊँ तो ज़रूरी नहीं है ऐसा पॉसिबल हो। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप घर पे करके देख सकते हो तभी समझ पाओगे। यहाँ कोई बॉल ले लीजिए छोटी मोटी, उसे मार्कर से, जो उसके बीच में इक्वेटर होता है, उससे मार्कर से 290 डिग्री का एंगल बनाइए। अब जैसे जैसे आप उन्हें ऊपर ले जाओगे, क्योंकि वो बॉल ऊपर जाके एक पॉइंट पे ही कन्वर्ज कर रही है, तो वो दोनों रे वहाँ पर मिल जाएंगे और आपको एक ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिखेगा, वो कर्व वाला ट्राइंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है। वैसे ये जो मैंने बात लिखी कि ऐसा कोऑर्डिनेटर पॉसिबल नहीं है जिसके ऑल एंगल 90 डिग्री हो पर अपोजिट साइड बराबर ना हो, ये भी यूक्लिडियन ज्योमेट्री के ही लिए सही है। अगर आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री से बाहर जाओ, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के फिगर को देखो, तो वहाँ पर ऐसा कोऑर्डिनेटर बन सकता है जिसके ऑल एंगल 90 डिग्री हो पर अपोजिट साइड बराबर ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं वीडियो और क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, तो मैंने और क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब आपकी बुक में डिडक्शन 4 दे रखी है। डिडक्शन क्या होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको बेस्ड अपॉन लॉजिक और रीजनिंग प्रूफ किया जा सकता है। तो देखिए डिडक्शन 4 क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कोऑर्डिनेटर विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। इससे जस्ट पहले हमने प्रूफ करा है कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल 90 डिग्री हो तो कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर वो प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो जस्ट पहले किया था। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा शेप है, कोऑर्डिनेटर के शेप का होगा और उसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, तो आंसर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिख सकते हो या रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप कोऑर्डिनेटर। वो कोऑर्डिनेटर कैसे होगा, रेक्टेंगुलर के शेप, रेक्टेंगल के शेप का होगा। अब देखिए पूछा जा रहा है पेज नंबर 90 पर एक क्वेश्चन है, इज इट रॉन्ग टू राइट BAD कॉन्ग्रुएंट टू CDB। BAD कहाँ है, BAD ये कॉन्ग्रुएंट है CDB के। क्या ऐसा लिखना रॉन्ग है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यस। क्यों, आपको मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंसी वाले लेक्चर में कि ये जो लिखे जाते हैं ना इस स्टेटमेंट के 6 मतलब होते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा गया है ABC कॉन्ग्रुएंट टू EFG, तो इस स्टेटमेंट में 6 मैथमेटिकल इक्वेशन छिपी हुई हैं। कौन सी, AB बराबर होता है EF के, BC बराबर होता है FG के, और AC बराबर होता है EG के। एक तो ये 3 स्टेटमेंट एंगल में भी छिपी रहती है। एंगल A पहला वाला पहले के बराबर है एंगल E के, एंगल B दूसरा वाला दूसरे के बराबर है एंगल F के, एंगल C एंगल G के। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस तरीके से, तो इसके 6 मतलब है। तो अब देखते हैं इसका क्या मीनिंग निकलेगा। BA किसके बराबर हो जाएगा, BA बराबर हो जाएगा CD के। अब सोच के बताइए क्या ऐसा है, BA बराबर CD, यहाँ तक तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बना, AD किसके बराबर हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा DB के, AD बराबर DB। देखिए ये तो सही नहीं है स्टेटमेंट। अगर मैं AD को देखूं, AD क्या है ये, और कह रहा है बराबर होगा DB के, ये तो गलत है ना, DB तो बड़ा होगा इससे,
ये डायगोनल है, अगर मैं इसे नीचे लाऊंगा तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा ना, ये बड़ा होगा, तो ये गलत है। क्या रहता, इज इट रॉन्ग टू राइट, तो हाँ, यस इट इज रॉन्ग, यस इट रॉन्ग टू राइट। तो फिर करेक्ट वे क्या होगा इसको लिखने का, करेक्ट वे ये होगा, करेक्टेड वे, यहाँ फॉर्म लिख देता हूँ, करेक्टेड फॉर्म कैसे होगा। आप पहला ट्राइंगल तो कैसे भी लिख लो, इन्होंने लिखा है ट्राइंगल BAD, मैंने भी BAD डाल दिया। अब दूसरा सोच समझ के लिखना पड़ेगा, कैसे, BA किसके बराबर है, देखिए BA बराबर है CD के, तो यहाँ तो होगा CD, यहाँ होगा DA, अब बचा क्या, B बच गया। अब इनमें से कोई एक चीज़ सही है, या तो इसके कॉन्ग्रुएंट है या तो इसके कॉन्ग्रुएंट है, देखते हैं। ये वाला तो अभी भी हमने देखा है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये वाला काट दीजिए, ये है सही वे, DAB। आप चेक कर सकते हो, देखिए BA किसके बराबर होगा, DA के, BA किसके बराबर होगा, D, एक मिनट, BA किसके बराबर होगा, CD के, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, दोबारा लिखते हैं एक बार। BA किसके बराबर होगा, BA बराबर है CD के, यहाँ तो CD लिख सकते हैं या DC लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। बच गया B, इनमें से कोई एक करेक्ट फॉर्म है। अब ये तो करेक्ट फॉर्म है नहीं, क्योंकि ये तो अभी भी मैंने बताई क्यों गलत है, तो ये बच गई करेक्ट फॉर्म। ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाली वीडियो मैंने अपलोड करी है उसमें आप इन डिटेल में देख सकते हो। अब देखिए BA किसके बराबर हो गया, BA बराबर हो गया DC के, BA बराबर DC, ठीक है। AD किसके बराबर हो गया, AD बराबर हो गया CB के, देखते हैं, AD CB, ठीक है। और AD किसके बराबर हो गया, DB के, BD किसके बराबर हो गया, DB के, तो ये भी सही है, क्योंकि BD और DB तो एक ही हैं। तो ये है करेक्टेड फॉर्म किसी चीज़ को लिखने की कॉन्ग्रुएंसी में। अब कह रहा है आर द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल, कह रहा है ये जो रेक्टेंगल है क्या इसके अपोजिट साइड पैरेलल है, तो दो साइड पैरेलल कब होती है, 7th क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अगर दोनों साइड के मतलब दो साइड है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है और ट्रांसवर्सल साइड के एक ही ओर बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जैसे दो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी और इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा, अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर जो इंटीरियर एंगल है उनका सम अगर 180 डिग्री हो गया तो ये दोनों लाइन हो जाएंगी पैरेलल, अगर 180 से कम या ज़्यादा हुआ तो पैरेलल नहीं होंगी। अब मुझे बताइए एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, एंगल ये रहा, एंगल B ये रहा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल की बात कर रहा है ना, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। अगर ये दोनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखिए, ये मेरी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के एक ही ओर इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों लाइन होगी पैरेलल, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताया है पैरेलल। तो मैं लिख सकता हूँ AD पैरेलल BC। अब देखिए कोई और एंगल ले लीजिए, एंगल A प्लस एंगल D बताइए क्या होगा, एंगल A 90 एंगल D भी 90, दोनों जोड़ के आ गया 180 डिग्री। अब अगर एंगल A और एंगल D दोनों जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है, इस लाइन को आगे बढ़ाइए आपको ट्रांसवर्सल लाइन लगेगी। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो लाइन है, पता नहीं पैरेलल है या नहीं अभी, अगर इन दोनों ने जोड़ के 180 डिग्री आता है तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं पैरेलल। वो ये डायग्राम को बस ऐसे घुमा देना है वही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर इन दोनों एंगल को जोड़ के 90 डिग्री इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है क्योंकि 90 है तो ये दोनों होंगी पैरेलल, अगर इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों होंगी पैरेलल। तो अभी हमें पैरेलल में गई BA पैरेलल CD, AB या BA कुछ भी लिख सकते हैं पैरेलल CD। तो देखिए हमें क्या पता लगा, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के क्या लिख सकता हूँ AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC और अपोजिट साइड है, ऐसे ही AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ये भी अपोजिट साइड है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को मैं मिला के लिख सकता हूँ इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है 7th वाला कॉन्सेप्ट है। 7th क्लास में आप पढ़ते हो कि अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो दोनों लाइन जो इंटरसेक्टेड हुई हैं ट्रांसवर्सल लाइन से वो पैरेलल होती हैं। सिंपल ये है कि अगर आपने दो लाइनें खींची और एक लाइन ने इंटरसेक्ट करा दोनों लाइनों को, तो अगर इन दोनों का समीशन 180 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। देखिए इन दोनों का समीशन 180 डिग्री आ रहा है मतलब ये दोनों पैरेलल होंगी, इन दोनों का समीशन 180 डिग्री आ रहा है मतलब ये दोनों पैरेलल होंगी। तो हर बार अपोजिट साइड पैरेलल है रेक्टेंगल में, तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए समरी, अभी तक हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा रेक्टेंगल के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है और ऑल एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखिए एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी, रेक्टेंगल इज द कोऑर्डिनेटर इन विच एंगल्स आर ऑन 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। मैंने वो वाला पॉइंट हटा दिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर सारे एंगल 90 डिग्री होंगे तो अपोजिट साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती हैं, हमने प्रूफ करा है। अब दूसरी पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, तो डेफिनेशन थी। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑल द एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्योंकि 90 डिग्री हो जाएंगे तो अपोजिट साइड इक्वल हो ही जाएंगी रेक्टेंगल की, प्रूफ करा इसी लेक्चर में। फिर पढ़ा था द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल, ये रहा अपोजिट साइड रेक्टेंगुलर की पैरेलल होती हैं। और फिर चौथी प्रॉपर्टी द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल इक्वल लेंथ की होती हैं। जो हमारा पहला सवाल था 4.1 में कि किसी और तरीके से डिफाइन करिए रेक्टेंगल में, उसमें मैंने बताया था कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल होता है वो बराबर होता है, और ये हमने प्रूफ भी करा था कारपेंटर वाली प्रॉब्लम के साथ। और दे बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी कारपेंटर वाली प्रॉब्लम में प्रूफ करा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेक्टेंगल के ये सारे क्वेश्चंस, डिडक्शन और डेफिनेशन वगैरह समझ में आए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए ये वाला पॉइंट, अगर मैं मिटा के बताता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाली है स्क्वायर के ऊपर, कि स्क्वायर क्या होता है, इसे स्पेशल रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, स्क्वायर के डिडक्शन पढ़ेंगे, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए ये दो लाइन है और आपने एक लाइन ड्रॉ करी, इसे कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, जो दो लाइनों को दो अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। अब देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखो, इन दोनों एंगल को मेजर करना और फिर इन्हें ऐड करके देखना, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 180 डिग्री से छोटा आएगा। और आप देख भी सकते हो लाइन अगर आगे एक्सटेंड की जाए तो ये लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी। फिर दोबारा करना, दो लाइन ड्रॉ करना इस तरीके से, और फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करना, और फिर जो एंगल आएंगे उनको ऐड करके देखना। अगर उन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा होगा तो देखना इन लाइनों को आप कितना भी आगे एक्सटेंड कर लो, कभी भी किसी भी सिंगल पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। तो यही वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर दो लाइनों एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बनने वाले दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पर देखिए दोनों एंगल 90 तो आ गया 180 डिग्री, तो ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पैरेलल। ये दोनों 90 तो आ गया 180 डिग्री, मतलब ये दोनों लाइन भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पैरेलल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।